नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपका एक्चुअल लेवल है ना आपके एग्जाम का। देखिए, आपके हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन लिए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, भूगोल से भी 5 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन है, संविधान के 5 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन है, मैथ के भी 5 क्वेश्चन है, हिंदी के 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन है। फिर 5 क्वेश्चन आप लोग के रीजनिंग के हैं, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सामान्य जागरूकता के भी 10 क्वेश्चन है। उसके अलावा आप लोग के गद्य खंड के आप लोग के 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से आप लोग के 5-5 क्वेश्चन बनेंगे। 2 ग्राफ लिए हैं और 2 आप लोग के टेबल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आपको पता होगा कि अगर हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में -1/4 है। और आपका जो एग्जाम होगा इसी टाइप से रहेगा, बहुविकल्पी आप लोग के प्रश्न आएंगे। और जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो जो आप लोग की बुक आती है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बुक आती है आप लोग की, ठीक है ना। तो इसमें डिफिकल्टी का लेवल आपका इसी से निर्धारित किया गया, सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा। तो जो आप लोग की इंटरमीडिएट वाली जो बुक आती है एनसीईआरटी की, तो लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वही लेवल रहेगा। तो आज हम लोग इस पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। देखिए, लोथल की अगर हम बात करेंगे, खोज सन 1957 में हुई थी। लोथल की खोज की गई थी 1957 में हुई थी, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई। गुजरात में स्थित है आपका लोथल। तो लोथल की खुदाई 1957 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। तो पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एस.आर. राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। यह जो स्थान है आपका हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। तो देखिए, घोड़े की अस्थियों की जब बात आती है तो सुरकोटदा ये आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से हमको घोड़े की अस्थियां और एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। खैर, आपका सही जवाब हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये कहाँ के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, सामवेद के, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। अगर हम वेदों की बात करें और उनके ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद जो आपका है ये है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, संखायन और आप लोग का यहाँ से कौशितकीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये है आपका सतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये है आपका तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद की बात करेंगे तो ये है आपका पंचविश, षडविश, जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें आते हैं गोपद ब्राह्मण। तो हमसे पूछा जा रहा है सतपथ और तैत्रीय, तो ये किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर जो दिया गया है यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद में भी आपके 2 आते हैं, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो आपका पार्ट है ये है सतपथ, ये सत ऐसा वाला बनेगा, शतपथ ये वाला। तो ये है शुक्ल यजुर्वेद का। और ये जो आप लोगों को तैत्रीय दे रखा है ये है आप लोग का पार्ट हिस्सा कृष्ण यजुर्वेद का। समझ में आ रही है बात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करेंगे बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनके विषय में आज मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले जन्म ये इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण।
और ग्रह त्याग ये स्थल था आपका राजगृह। ज्ञान प्राप्ति हुई इनको बोधगया में यानी कि बिहार में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी कुशीनगर में, और इसी घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो यही पूछ रहा है। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब ये मृत्यु से ही है कि आखिरकार इनको महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ, तो ये है आपकी जगह कुशीनगर। ओके, तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, कुशीनगर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर कुशीनगर आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। देखिए अशोक के शिलालेख के विषय मैंने आप लोग को पढ़ाए थे, 14 शिलालेख हैं, और अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कई बार आपके एग्जाम में जिक्र किया गया है कि आखिरकार जो कलिंग का युद्ध है इसका वर्णन अशोक के कौन से वे शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा 13वां। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो आपका शिलालेख है ये है आप लोग का 13वां। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब बात करेंगे हमारा अगला। देखिए दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे इतिहास के, इस तरीके से लेवल रहेगा, ऐसा पैटर्न रहेगा। अब हमारा देखिए दोस्तों 6 नंबर से शुरू हो रही है यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। तो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आंदोलन के आएंगे। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ओके, तो अगर हम बात करेंगे भूदान आंदोलन की, तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विनोबा भावे हो जाएगा। और कब आरंभ किया गया था, 1951 में आरंभ किया गया था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो अगर आपका आंसर विनोबा भावे आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है, ये रहा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आंदोलन से चल रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। इनके नाम का जिक्र मैंने बहुत बार आप लोग के साथ किया है, बेगम हजरत महल, ठीक है ना। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था, और इन्हें जो है महक परी भी कहा जाता है। ये आपकी वाजिद अली शाह की द्वितीय की पत्नी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था ये किया था बेगम हजरत महल ने। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये किस वर्ष बने थे। देखिए महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो इन्होंने 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। कहाँ इन्होंने अध्यक्षता कहाँ की थी, बेलूर गांव में। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बेलगांव, सॉरी बेलगांव, बेलूर नहीं बेलगांव हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब बढ़ेंगे आगे, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहां गाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करेंगे, जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान लिखा गया था। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहां गाया गया। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था।
इसको लिखा गया था 11 दिसंबर को। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आपको मैंने बहुत बार बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले और कोई नहीं, महात्मा गांधी जी इनको अपना राजनैतिक गुरु मानते थे और वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य जितने भी लोग आपको दे रखे हैं सारे के सारे क्रांतिकारी नेता थे। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो अब हमारे जो है 5 क्वेश्चन जो थे ये हमारे भारतीय आंदोलन से लिए गए थे। इसके बाद जो आपका सिलेबस मुझसे कह रहा है, सिलेबस में आपसे मुझे बताया गया है कि 5 क्वेश्चन आएंगे भूगोल के। भूगोल में आपका भारत और विश्व का भौतिक भूगोल आएगा, जिसमें नदियाँ, नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु कैसी है, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन, प्रवास, ये सब वगैरह वगैरह क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए। तो अगर हम बात करेंगे तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का लगभग जो है 2.4% भाग घेरा हुआ है। तो आपका कितना भाग घेरा हुआ है? भारत जो है पूरी दुनिया में केवल 2.4% हिस्सा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पृथ्वी के 17.75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो यह परसेंटेज है। और अगर हम एक झलक देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम भारत की परसेंटेज रेट की बात करेंगे तो ये है केवल 17.75%। ये है दोस्तों भारत की संपूर्ण दुनिया की तुलना में जनसंख्या की दृष्टि से भारत पृथ्वी के 17.75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे हो? पूरी दुनिया का 17% लगभग यही निवास करता है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, भारत का क्षेत्रफल है कितना? तो भारत का जो एरिया है ये है आपका 32,87,263। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और संपूर्ण विश्व का लगभग ये जो है केवल 2.43% है ये संपूर्ण विश्व का। जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 2011 के जो आंकड़े बताते हैं जनसंख्या के हिसाब से 121.01 करोड़ जनसंख्या ये भारत में निवास करती है। ओके, तो करीब जनसंख्या की दृष्टि से ये है 17.75%। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान चाइना का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये जो है 7वां स्थान है, आप इसको याद रखिएगा। भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 अन्य देश कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा आप लोग का जो है रशिया है नंबर 1 पर। रशिया के बाद आप लोगों का आता है, यहां से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कनाडा। रशिया के बाद आप लोगों का कनाडा आता है, नंबर 2 पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। फिर आपका चाइना आता है नंबर 3 पर। नंबर 4 पे आप लोग का आता है दोस्तों अमेरिका आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका चौथा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका के बाद नंबर 5 पे आप लोग का ब्राजील आता है, और नंबर 6 पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसकी राजधानी कैनबरा है। ओके, तो ये हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश। नंबर 1 रशिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 ब्राजील और 6 है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया का जो भारत है ये केवल आपका 2.43% हिस्सा है। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया की 17.75% जनसंख्या यही रहती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित क्षेत्रों की तो सबसे बड़ा आकार किसका है?
देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल का आरोही क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उससे बड़ा उससे छोटा है दिल्ली, फिर है आपका दादर नागर हवेली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। तो ऐसे में आपका राइट आंसर यहाँ पर पांडिचेरी दे रखा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही जवाब हो जाएगा पांडिचेरी। बाकी सबसे बड़ा आप लोग का है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, जो कि केरल राज्य के इडुक्की जिले में आपकी स्थित है। तो क्या नाम है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी आप लोग की अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो कि कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आप लोग के अनाईमुडी जो है केरल राज्य के किस जिले में है, केरल राज्य के आप लोग के इडुक्की जिले में है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इसकी हाइट की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो इस प्रायद्वीपीय भाग की जो चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है आप लोग की, तो ये रखा है 2695 मीटर है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहां से आपकी 3 पहाड़ी श्रृंखला 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर आपका इलायची वाली है, कार्डमम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व की ओर पत्नी की पहाड़ियां, ये आप लोग के अवस्थित हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनाईमुडी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, भीमताल, लोकटक, मिरिक या सैंचल। तो दोस्तों लोकटक झील जो है भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है और यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। तो कौन सी झील मणिपुर में है, लोकटक झील, ठीक है ना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकटक झील हो जाएगा। और आप लोग का कीवा बुल, ठीक ना, की ये जो आपको दे रखा है कीबुल लामजाओ, कीबुल लाजमाओ, ये नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले दोस्तों लोकटक झील हो जाएगा। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, ये नाम आपका बताया जाता है कीबुल, है ना, कीबुल लाजमाओ। तो ये जो है आप लोग का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि इसी झील पर स्थित है, लोकटक पर। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 15 क्वेश्चन तक दोस्तों हमारी जो है यहां तक कंप्लीट हो चुकी है जियोग्राफी। अब हमारा चौथा पार्ट आता है इकोनॉमिक्स का। अब आपके एग्जाम में दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उनका लेवल रहेगा, क्या उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। अब हम आपको एक एक करके सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या फिर आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, देश की 70% आबादी को आसरा देने वाला कृषि क्षेत्र को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। तो जिन दोस्तों का भी आंसर कृषि क्षेत्र आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना की गई थी 2 मई को। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में की गई थी। CSO योजना मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति से तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है।
निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हरित क्रांति का जो संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का है आपका दुग्ध उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, पीली क्रांति का संबंध है तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि से। ओके ना, तो तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। तो जिन दोस्तों का भी आंसर पीली क्रांति आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीली क्रांति होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 2017 तक निर्धारित थी, तो पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। ऐसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टर, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ओके ना, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 10। तो अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो ये थे 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से थे। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ये सारी क्रांतियां रहेंगी, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। तो ये सब आएगा इंडियन इकोनॉमी से। और अब हमारे 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में भारतीय संविधान से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाएंगे। संविधान में क्या क्या आएगा पेपर में? तो भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताएं जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये सब आएगा अब आप लोग के संविधान में। तो अब हम लोग संविधान के 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान को कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पारित हो गया था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें ही भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। और ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। हमारा संविधान जो था 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। और हमारे मूल संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा मूल संविधान था जो कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल थे, 8 जो थी अनुसूचियां थी, शेड्यूल थी, 8 जो थी हमारी अनुसूचियां थी, और संविधान के इस टाइम में 22 भाग हुआ करते थे। ओके ना। और इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए हर साल हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमने आप लोग को ये भी पढ़ाया था कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1911 को। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1949 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आप लोग के? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये थे आप लोग के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। और फिर 9-2-11, फिर आप लोग का 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है। तो 11 दिसंबर को इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, ओके ना, और ये इसके पहले और अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हमारे, ये पहले और अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है, कॉमन कोड ना, ये आपका चलता है गोवा में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, असम में। लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है आप लोग का पेपर में, और अब आपको पता ही होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता और समान आचार संहिता यानी कि सेकुलर कानून होता है, जो कि सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है, जहां पर आपका सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। सामान्य सिविल कोड, ये आपको दिया नहीं गया यहाँ पर क्वेश्चन, इसको पूरी तरीके से बोलेंगे। सामान्य सिविल कोड कहाँ पर लागू है? जहां पर सर्वधर्म समान है, कानूनी सर्वोच्च है, ठीक है ना, सेकुलर कानून है, सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू होता है। तो एकमात्र राज्य है गोवा, जहां पर है सामान्य सिविल कोड, इसका प्रावधान है। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या बनता है कि भाई भारत में एकमात्र वह कौन सा राज्य है जहां पर अभी सामान्य सिविल कोड जो है इसका प्रावधान किया गया है, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक रहा है। बाकी अन्य कार्यवाहक हैं बीबी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती जी, ये सब आप लोग के कार्यवाहक थे। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आप लोग के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ओके, बाकी तो आप लोग के थे, लेकिन ये आप लोग के नहीं थे। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका टाइम पीरियड मैंने आप लोग को बता दिया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, जो वर्तमान समय में हमारे श्रीमान रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के कौन से वे राष्ट्रपति हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की 12वीं और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 14वें। तो ये तो दोस्तों आप लोगों के संविधान के क्वेश्चन। अब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, अब आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे विज्ञान के। विज्ञान में आप लोग की प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो साइंस में आप लोग की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगभग इन सभी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल। और 5 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। क्या लेवल रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, देखिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्न में से कौन सी आपकी अदिश राशि है? सिंपल ही है आज का पेपर। तो वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां बोलते हैं, जैसे कि कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि। तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहाँ से कार्य आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा कार्य होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर आंसर कार्य आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हो आप लोग। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हर एक चीज़ को आप लोग यहाँ पर समझते रहिए। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो एक बार अगर बदल जाए तो उसके बाद पुनः उसको वापस अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहां पर आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का दहन, कागज का जलना, जंग लगना, दूध का खट्टा होना। तो अगर एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो इसको बाद में वापस पुनः अवस्था में वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी मोम पिघल जाएगी, आप फिर से जमा लोगे, फिर से जम जाएगी। पानी का संघनन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन, इसको रोक सकते हैं ना, वापस पुनः अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो ये एक आपका केमिकल चेंज है। ओके, तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक नाविक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या बोलते हैं। एक नाविक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको बोलते हैं हम लोग यहां से न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। ओके ना। यह बल मुख्यतः न्यूक्लियानों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध आपका पक्षियों से है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध आप लोग का पक्षियों से है। सिस्मोलॉजी में आपका भूकंप का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एंड एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द स्टडी ऑफ आंट्स, चींटी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। चींटी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटी के अध्ययन को बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। चींटी के अध्ययन को बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। बाकी हर्पेटोलॉजी, ये आपका सांप हो गया, सरीसृप हो गया, रेप्टाइल्स वर्ग हो गया, रेप्टाइल्स का। और आपका निमेटोलॉजी, ये निमेटोड का अध्ययन हो गया। नीडोलॉजी, ये पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। खैर चींटी पूछ रहा है तो चींटी के अध्ययन को बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। तो ये थे आप लोग के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आप लोग के जो थे विज्ञान के थे। अब आप लोग के पेपर में दोस्तों क्या सिलेबस है, सिलेबस में आगे आपका दिया गया है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। देखिए प्रारंभिक अंक गणित आएगी जिसमें आप लोग की पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक ना, साधारण अंकगणित, समीकरण आ जाएगा, वर्ग एवं वर्गमूल आ जाएगा, घातांक एवं घात, औसत। तो लगभग बहुत ही बेसिक आप लोग की मैथ रहेगी। प्रारंभिक अंकगणित का मतलब है दोस्तों नॉर्मल ही मैथ आने वाली है। तो 5 क्वेश्चन हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, इनको देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो वह संख्या निकालने का तरीका है x बराबर a प्लस बी अपॉन 2। तो ये मैंने मान लिया a है, ये मैंने मान लिया v है। तो राइट आंसर क्या होगा 55। प्लस का आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को समझते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो ऐसे में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब 5 क्वेश्चन होंगे मैथ के, जिस तरीके से जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही जवाब क्या होगा। भाई सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, बहुत कम लोग हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोग जो है भाई क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आपका। तो फटाफट बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए तो a प्लस बी अपॉन 2, 55, 79/2, तो कितना आपका हो जाएगा 9 और 5 14, 7 और 8 5 13/2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, तो वह संख्या मेरी आ जाएगी 67। क्लियर हो कितनी बात। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 67 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने आपको बता दें कि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। तो दोस्तों देखिए हमारा 4 दे रखा है, ये हो सकती है, 16 है, ये 6 वाला हो सकता है, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, ये भी आपका हो सकता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100।
तो कहीं पर भी किसी का भी लास्ट डिजिट 2 नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 9 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 5 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका 4, इसका 1 है। तो किसी भी अगर कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका कभी भी जिंदगी में यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता। हो गया ना, ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी है, 7 है किसी का, 7 भी नहीं हो सकता, ना 2 ना 3 ना 7, 0 भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या होगा हमारा 7 2 3 और 7, और बाकी देखिए 1 2 3 4, फिर 5 भी है, 6 तो 6 भी है, 7 भी नहीं है, 8 कहीं पर 8 दिख रहा है आपको, देखिए 8 है इसमें, 8 8 8 8 8 8 भी नहीं हो सकता। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपका 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है, तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो 32 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि भाई 3136 ये आपका है 56 का स्क्वायर है, 125 44 112 का स्क्वायर है, 1296 ये आपका 36 का स्क्वायर है, और ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एक आपको नंबर दिया गया है 42 माइनस का 2, ब्रैकेट में आपको दे रखा है 25 प्लस का 16, डिवाइड बाई 4 इंटू 3, माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 5 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पहले करेंगे डिवाइड, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग ऐसे, 4 3 12 बचा, ये 4 चौक 16 हो गया, ये आप लोग को 25 दिया गया, तो यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, तो 25 और 12 ये आपका कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 2 7 2 1 3 37 16, 7 में 6 गया 1, 2 में 1 गया, 3 में 1 गया, 2 बचे, 21 बचेगा। तो इस पूरे को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो 21 बच रहा है, 21 आ गया, बाहर 2 दे रखा है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो 42 माइनस 42 प्लस का 5 सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, तो अगर मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोगों में से क्लास में किसी का भी आंसर 5 आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, ये ऐसा नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है, 0.35 35 35 एंड सो एंड चलता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.35, इसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 35/99, और ये होगा मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो 35/99 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है। तो पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं का योग का यहां पर इतना दे रखा है आप लोग का, 2/5 गुना दे रखा होगा, 2/5 गुना दे रखा है। तो पहली संख्या का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो पहले सवाल को देखते हैं। सवाल ऐसा दिया गया है कि 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज दे रखा है आपको 105। अगर 5 नंबर हैं, अगर 5 नंबर हैं जिनका एवरेज आपको दिया गया है 105 दिया गया है, तो योग कितना हो जाएगा? योग तो भाई 105 इंटू 5, तो 5 25, 5 0 0 2 उतार लें, 5 5, तो योग हो जाएगा 525। अब क्या कह रहा है? इसकी जो पहली संख्या है अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। तो पहली जो संख्या है, अन्य जो 4 संख्या आप लोग के हैं बी सी डी और ए, तो इनके योग का 2/5 गुना आपको दिया गया है। तो आप बताएंगे कि पहली संख्या का मान कितना हो जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी गई है। तो आइए दोस्तों आपको बता दें आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर मैंने मान लिया भाई साहब, पहली संख्या मैंने मान ली अगर x है, पहली संख्या मैंने यहां पर अगर x मान ली, तो बाकी दोस्तों कितनी बची? टोटल जो है 525 माइनस x घटा देंगे, तो बाकी की 4 संख्या ये हो जाएंगे। ये मेरी पहली संख्या हो गई और बाकी की 4 संख्या ये हो गई। तो पहली संख्या बाकी की संख्या का 2/5 है, यही तो दे रखा है। तो ये हो जाएगा 5x। ये आपका देखिए 525 है, 500 500 1000, 25 25 50, तो 1050 हो जाएगा। माइनस का 2x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करिए ये आ गया, ये करा ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है।
तो 5 और 2 7x बराबर दे रखा है 1050, तो 7 से काटा मैंने यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे, हर एक चीज को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, देखिएगा। तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 0 का 0, तो x बराबर 150 आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या का मान मेरा 150 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर 150 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। तो ये थे 5 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक गणित के। तो मैथ में लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैथ की बात आती है हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी में भी आप लोग के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक, रचनाएं, गद्य और पद की। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पुट किए जाएंगे। अब देखते हैं हमारे किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको समझिए। देशभक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर बताएंगे देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब हो गया देश की भक्ति, देश की भक्ति। तो तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है, देश की भक्ति। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर है संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, संबंध, क्योंकि का की के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए का की के संबंध होता है। तो यहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास है। समझ में आ रही है आप लोग को बात। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो प्राग ऐतिहासिक दे रखा है, इसमें लिखा होता है आपका प्राग प्लस ऐतिहासिक। तो दोस्तों इसका उपसर्ग है आपका प्राग प्लस ऐतिहासिक। समझ पा रहे हैं आप लोग, प्राग प्लस ऐतिहासिक, ये मिलकर बनता है आपका प्राग ऐतिहासिक, ये जो लिखा हुआ है। तो इसका आपका उपसर्ग है प्राग, ऐतिहासिक आपका मूल शब्द है। ओके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो हिंदी में और देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है। मुक्तिबोध, आगे हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए दोस्तों अगर हम तुलसीदास जी की बात करेंगे, तुलसीदास छायावाद के शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 में लिखी गई एक कविता है। तो इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। कब लिखा है, 1938 में लिखा है। ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा, छायावाद के शलाका पुरुष हैं ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है बहिष्कार। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों आप लोग यहां पर बताएंगे बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। वही प्लस कार, ये जो आपको लिखा हो ना वही, वही प्लस कार, ये लिखा बहिष्कार, और इसमें आपकी संधि है विसर्ग संधि है। तो वही प्लस कार ये हो जाएगा बहिष्कार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, ठीक है ना, मजेदार। तो इसमें आप लोग का कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में पहिया शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो पहिया का समय तो सदैव घुमा करता है, समय का पहिया तो सदैव घुमा करता है। तो पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। बाकी आप लोग के स्त्रीलिंग हो जाएंगे पखावज, मजेदार, लिखावट कैसी है, लिखावट, तुम्हारा लिखावट कैसा है, तो ये तो बिहारी हो जाएगी ना, तुम्हारी लिखावट कैसी है, तो स्त्रीलिंग वाला उच्चारण निकल के आ रहा है। लेकिन जो पहिया है आपका, ठीक है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा पहिया हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप लोग के 5 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब 5 क्वेश्चन में आप लोग का क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा, जिसमें आप लोग के गद्यखंड दे रखा होगा। एक बड़ा सा गद्यखंड होगा हिंदी में, और उस गद्यखंड से आप लोग के आपके एग्जाम में जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण होगा। तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुनिए, बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था।
तो दोस्तों अब आप लोग इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया था, लेकिन तेज धूप ने उसको झुलसा डाला। सावन सिर पर था और बादल लापता, कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में, ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर में आपकी झींसियाँ पड़ने लगी। चार पाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात, ठीक ना, रत जगह में हुई थी। और मैं आपको बता दूं, सुबह हुई तो लोग धान, ठीक ना, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब सुबह आप लोग की होती है तो यहाँ पर क्या चलता है, बिल्कुल ध्यान से स्टोरी को सुनिए, समझिए आपका क्या चल रहा है। सुबह हुई तो लोग धान, ठीक ना, बचाकर जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए देखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना उससे तेज। मतलब जो बरसात थी ये रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी हुई ना उससे तेज हुई। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्राकर खामोश हो जाते रहे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वो होता है दोस्तों, जब कभी कभी बारिश होती ना तो बच्चे अपने आप जो है रेनी डे मनाने का फैसला कर लेते हैं, आज घर पर आज जो है रेनी डे मनाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते से बढ़ चले। थके हारे पड़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने से भागे चूहों जैसी थी। तो बारिश से बुरी तरीके से ऊबकर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से इस स्टोरी में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से एक कहानी है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर यहाँ पर मौसम आ रहा है सावन का, तो उसमें किस तरीके से बारिश हो रही है। फिर उस बारिश के मौसम में दोस्तों क्या हो रहा है, जो बाहर जो लोग लेटे हुए थे अपनी चार पहिया, जो भी सामान बाहर रखा था उसको हटाकर अंदर ले जाते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो हवा गायब हो जाती है, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी रहती है, ओके ना। और बाकी जो वहाँ पर सब सामान बाहर रखा होता है उसको लोग अंदर ले जाते हैं, ओके ना। तो इसकी ही बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, इसका मतलब क्या है। ठन ठन गोपाल था बारिश की वजह से दोस्तों, तो इस वाक्य का भाव क्या है, इस वाक्य की भावनाओं को समझिए और बताइए। तो बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, इस वाक्य का भाव है कि बारिश नहीं हुई थी, ओके ना। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ठन ठन गोपाल का मतलब यही है कि बारिश नहीं हुई थी। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारिश नहीं हुई थी, ये है ठन ठन गोपाल होने का मतलब। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन। सावन सिर पर था, इस वाक्य का आशय है कि सावन दूर है, आने वाला था, आ चुका है, सूख गया है। तो सावन सिर पर था, इसका मतलब है कि सावन आ चुका था। तो दोस्तों सावन जो था आप लोग का आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है, लोग बारिश होने से खुश थे या लोग बारिश के ना होने से परेशान थे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले दिन जब बारिश हुई तो लोग बारिश के होने से खुश थे, तभी तो धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए दिखे। मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब जब बारिश होने लगी तो भाई लोग जो है यहाँ पर देखने लगे कि भाई जो उनकी धान थी वो सूख रही थी, लेकिन वो धान उनकी बच जाती है। जब उनकी खेती बाड़ी बच जाती है तो उसको लेकर वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसे में लोग बारिश होने से खुश हुए थे, लोग बारिश होने से इसमें खुश हुए थे, जैसा कि गद्य खंड में आपको बताया गया है। फिर एक शब्द आता है झीसियाँ। ये आपका क्या होता है, झीसियान का मतलब क्या होता है, बहुत हल्की बूंदाबांदी। देखिए दोस्तों जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, एक दो बूंदें गिरती हैं फिर रुक जाती हैं, तो उसको जो बोलते हैं उसको झीसियाँ बोलते हैं। तो ये होता है आप लोग का यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा झावट से, जिसको बोलते हैं ना झावट आ गई है, झावट झीसियाँ, तो ये है बहुत हल्की बूंदाबांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, तो वाक्य में लेखक अपनी किस विशेषता को बता रहा है। ढीले का मतलब यहाँ पर क्या देखिए, तो कवि मानव में अपनी कविता के माध्यम से, दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा के तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, तो वाक्य में लेखक ने अपनी पढ़ाई में पिछड़े होने की विशेषता बताई है। देखिए एक यहाँ पर कहना ना,
ढीले, तो ढीले का मतलब उसको कह रहा है कि पढ़ाई में वो कमजोर है, पढ़ाई में वो पिछड़ा है, पिछड़ा, कि ढीले लोग का मतलब क्या, पढ़ाई में पिछड़ा है, इस विशेषता को उसने शो किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको सामने दिया गया, इसको देखिए। अब दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन जो आपको पढ़ा है ये थे गद्य खंड के। ऐसे ही दोस्तों आपके एग्जाम में जो है दोस्तों पद खंड भी आएगा, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो 5 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एग्जाम में हिंदी पद्यांश से, किस तरीके से रहेंगे समझिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। ये कुछ चंद पंक्तियां हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि सोहन लाल द्विवेदी जी की है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, अब इनसे आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, गहरी नींद में सोने का मतलब क्या है? बेखबर होना, कि भाई बेखबर हो कितना, मतलब ही नहीं दुनियादारी से, तो बेखबर होने का मतलब है गहरी नींद में सोना। ओके, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहरी नींद में सोने का मतलब है बेखबर होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कभी लोगों को कहाँ जाने नहीं दे रहा है। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा कर रहा है कि किसी को भी पतन की राह पर जाने नहीं देगा, तो पतन की राह पर जाने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, कवि किस तरीके के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, जो बहुत ज्यादा परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। अब एक वर्ड आपके सामने आता है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो ऐसे में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि लोगों में जागृति पैदा करना चाहता है ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, इस पंक्ति में आपका अलंकार कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आ और आ, यहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है अनुप्रास अलंकार तो बिल्कुल राइट है। तो ये 5 क्वेश्चन थे आप लोग के हिंदी के। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो अगला सेक्शन रहने वाला है ये आप लोग के सामने आ रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स। तो आपके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेट नॉट योर एल्डर्स लेट नॉट बी इंसल्टेड, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, या फिर डी आ जाएगा लेट अस इंसल्ट योर एल्डर्स। तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहली बात तो डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स सेंटेंस इंपरेटिव में है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आ जाएगा, लेट योर एल्डर्स ठीक ना, बी, ठीक ना, नॉट बी, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। एक आपका वर्ड दे रखा है न्यू रिच। न्यू रिच का मतलब क्या होता है बताइए।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग के सामने आपको दिया गया है, न्यूरेज, ठीक है ना। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूली रिच पीपल। द न्यूली रिच पीपल, ये होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। शाबाश मेरे शेरों। अब आती है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो वन बाई वन करके देखेंगे। तो तर्क एवं तर्क शक्ति, तो लॉजिक एंड रीजनिंग में आपका बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कथन और निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक ना। और आपका निगमनात्मक एवं कथन विश्लेषण और निर्णय लेना, ये सब आप लोग के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के साथ में। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, बाकी लोग कहां पर हैं। आज मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। तो बस क्लास को सपोर्ट करते रहिए। तो आपको दे रखा है हमारा BETROD ना, CANSIM MUGLAN, तो MEN क्या होगा। तो दोस्तों M का कोड यहाँ पर L दे रखा है, E का कोड O दे रखा है, और N का कोड M दे रखा है, M हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा लोम, LOM। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए। एम्पलीफायर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एम्पलीफायर AMPLIFIER, और इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर CORNKHKGT। तो ABCMNOPQRLMNIJK। तो आपका लॉजिक चल रहा है 2 स्टेप आगे बढ़ना। तो देखिए क्यों रखा है, क्यों RS, तो दोनों गलत हो गए, SS है, IG है। तो L से मेरा क्या आएगा MN, तो MN ये आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C है। तो केवल आपको 2 स्टेप आगे बढ़ना है। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर C, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और आपको यहां पर दिया गया है अरेबिया। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। ओके, तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन आप लोग के लिए आपके सामने आपको दिया गया है, अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अरेबिया है। तो ऐसे में आप लोग का अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एक तरीके से ये सब आपके क्या है, महाद्वीप हैं। ये आप लोग के दोस्तों क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। लेकिन अरेबिया ये आपका अलग हो जाएगा सबसे, बाकी सभी आप लोग के महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक विद्यालय में क्लास 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। एक स्कूल में क्लास 1 बजे शुरू होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय जो है 4 पीरियड होते हैं और प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि कितने, मतलब एक पीरियड कितने मिनट का होता है, 39 मिनट का, 40 मिनट का, 41 मिनट का, या फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 42 मिनट का। तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो विद्यालय में कक्षा चलने की कुल आपको टाइम दे रखा है, दोपहर 1 बजे से लेकर 3:52 तक नहीं है। यहाँ पर आप लोग का 4 दिया गया है दोस्तों, 4:52 होगा। सबसे पहले तो आप इसको सही कर लीजिए, वरना आप लोग का आंसर नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग को मैं समझाता हूँ, कॉलेज में आप लोग के 4 पीरियड होते हैं, ओके ना, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो 3 अगर 52 मानते हैं, 1 बजे शुरू हो रहा है, तो 3:52 में से क्या घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे। तो दोस्तों यानी कि 2:52 ये हमारा हो गया क्लास चलने की कुल टाइम पीरियड हो गया। अब आपके कॉलेज में 4 पीरियड लगते हैं, तो 2 घंटा 52 मिनट का कितना हो गया आपका, 2 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, और 52 मिनट आप लोग को और दे रखे हैं। तो 120 और 50 और 2 172 हो गए आप लोग के मिनट। तो ये आपके 172 मिनट हो गए, जिसमें आप लोग के 4 पीरियड हैं, और 4-4 मिनट के आप लोग के 4 ही बीच में ब्रेक भी होंगे, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 4 मिनट और लगता है, ओके ना। तो आइए आपको बता दें इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो 4 तियां क्या दे रखा है आपको, 4 मिनट दे रखा है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। तो 4 पीरियड के बीच देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 पीरियड के बीच में आप लोग का एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए 4 मिनट,
4 मिनट और 4 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट ये बर्बाद हो गए। तो 172 में 12 मिनट बर्बाद हो गए जो कि आने जाने में लगते हैं। तो अब बचा दोस्तों कितना, ध्यान से समझिएगा और बताइए। 160 बचा। तो अब 160 मिनट में 4 पीरियड होंगे, तो एक पीरियड का टाइम बताना है, तो 40 मिनट का निकलेगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा 40 मिनट। समझ में आ रहा है आपको? तो एक आपका स्कूल है जो 1 बजे शुरू होता है, 3:52 तक चलता है करीब करीब, ठीक है ना। और इसी स्कूल में 4 आपके पीरियड होते हैं, और 4 पीरियड से पहले आपका 4 मिनट का एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर आपका एक जो है आपका पीरियड कितने महीने का और कितने जो है आप लोग का मिनट का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 मिनट का। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 40 मिनट आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग के बाद आती है करंट अफेयर। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में जो है करंट अफेयर, जिसमें आप लोग के वैश्विक और भारत के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा रवि गायकवाड़ जी को। तो अगर आपका आंसर रवि गायकवाड़ आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। भारतीय सेना के द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौतम चौहान। तो जिनका भी आंसर गौतम चौहान आ रहा है बिल्कुल राइट है। किस राज्य ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मैंने करंट में आपको पढ़ाया है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस आप लोग का मनाया जाता है यहां पर 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आप लोग का 19 दिसंबर को। अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं आपकी मारा गोमेज। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मारा गोमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य है आपका कौन सा? ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी बिहार। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। तो अगर आपका आंसर हरियाणा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाजों ने शतक बनाया है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाजों ने शतक बनाया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो ये सभी आप लोग के, जिसमें आपको दे रखा है मार्नस लबुशाने, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो अगर आपका आंसर सभी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम बताइए। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम बताइए। ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जायर अल बहर युद्ध अभ्यास होता है भारत कतर, भारत रूस, भारत फ्रांस या भारत ओमान के बीच में? तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंडो एंड कतर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और कतर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि बिहार के राज्यपाल कौन है? यू नो एवरीवन, तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये बताएगा। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाई साहब कि बिहार के जो आप लोग के वर्तमान, बिहार के आप लोग के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए प्रथम जो राज्यपाल थे वो आप लोग के थे यहाँ पर जय रामदास दौलत राम। यहाँ पर आप लोग को जो है फागू चौहान दिया गया है फिलहाल, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहाँ से आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग जो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक जरूर करते रहेगा, सभी लोग अपनी क्लास को जो है शेयर कीजिएगा और मिलकर जो है अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पेपर में आते हैं जिस तरीके से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ओके ना। अब
करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। करंट अफेयर के बाद मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में क्या दिया गया है। 10 क्वेश्चन आते हैं सामान्य जागरूकता से, जनरल अवेयरनेस से, यानी कि पेपर में आपकी जीए भी आती है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए। मतलब जो भी आप लोग का जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड स्टैटिक जो क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक वाले, तो ये सब रहते हैं। जिसमें आपका भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारत की कला एवं संस्कृति हो गई, भारत और विश्व के खेल भी आते हैं, पुरस्कार हो गया, लेखक हो गया, प्रसिद्ध किताबें हो गई, पुस्तकें हो गया, पुरस्कार विजेता है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण है, सम्मेलन हो गए। ये सब आप लोग का सामान्य जागरूकता में आता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस साल आपको अपने एग्जाम में देखने को, तो आपके पेपर में आने वाले कुछ प्रश्न हैं संभावित, जो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आपको यहां पर दिया गया है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है। पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, कौन सा शहर 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा। बीजिंग, दिल्ली, ओटावा, ब्रुसेल्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। तो कौन सा शहर 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो ये आप लोग का बीजिंग हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर बीजिंग आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत की आयोनिका पॉल जो है निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऐसे में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शूटिंग, यानी कि निशानेबाजी। तो अगर आपका आंसर निशानेबाजी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। निम्न में से किसको जो है आपका मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका विश्व मोहन भट्ट। ओके ना, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है विश्व मोहन भट्ट आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। किसको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। विद्या बालन, रघुनाथ माशेलकर, युवराज सिंह, मोहम्मद अली बेग। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रघुनाथ माशेलकर जी। तो ऐसे में अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो पद्मश्री पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और रघुनाथ माशेलकर जी को अब तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का नाम क्या है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विनोद के दसारी। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा विनोद के दसारी तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुल अधिपति चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, या फिर डी आ जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाएगा संत रविदास नगर, जिसका क्षेत्रफल है 1015 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यूपी जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान है चौथा। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है।
फिर आपका महाराष्ट्र है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर आता है यूपी चौथे नंबर पे। तो नंबर 1 पर आप लोग का क्या है, राजस्थान। नंबर 2 पर आप लोग का दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर आप लोग का क्या है, महाराष्ट्र। नंबर 4 पर आपका आता है यूपी, जो कि चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह आप सभी को बताना है। तो आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, देखिए और इसका जवाब बताइए। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन आप लोग के जनरल अवेयरनेस, जिसमें कुछ यूपी के क्वेश्चन थे, ठीक ना, कुछ भारत के पड़ोसी देश से थे। तो मैंने जो जो टॉपिक का नाम लिया है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। समझ में आ रही है आप लोग को बात? इसके बाद जब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपके एग्जाम में आते हैं 2 आएंगे ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ दे रखे होंगे, उस ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5-5 मिलाकर 10 क्वेश्चन बनेंगे ग्राफ पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो एक आपके सामने स्तंभ आरेख दिया गया है, इसका अध्ययन करके प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। फिर आपका चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं दे रखा है। तो ऐसे में आप लोग को क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो आपको यहां पर दोस्तों क्या बताना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है? गेहूं की सबसे कम उपज वाला, देखिए दोस्तों ये तो ज्यादा है, उससे कम ये थोड़ा नीचे है गेहूं, ठीक ना। एक दोस्तों देखिए गेहूं यहाँ पर है, ये आपका गेहूं दे रखा है, ये है 10 लाख टन में उपज दे रखी है। तो चित्र को देखकर दोस्तों क्या लगता है आप लोग का कि गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है? गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है? तो देखिए यूपी में तो तब भी ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल देखिए गेहूं कितना आप लोग का जा रहा है, पश्चिम बंगाल आप देखिए आपका ये 2 जा रहा है, यहाँ पर भी आप लोग का देखिए 2 जा रहा है, हरियाणा में आप लोग से कितना जा रहा है, आप लोग का 4 जा रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों एक तो आप लोग का यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, और एक आप लोग देखिए गेहूं क्या दे रखा है आप लोग को, महाराष्ट्र दे रखा है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो ये होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। दंड आरेख से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल जो है, ठीक ना, ये सबसे छोटा है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ना भाई साहब, तो गेहूं यहाँ पर देखिए वही रेट है, यहाँ पर वही रेट है। तो आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों आना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है? तो चावल की सबसे ज्यादा पैदावार वाला जो प्रदेश है ये कौन सा है? अब चावलों की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, तो चावलों की पैदावार वाला सबसे बड़ा देश कौन सा सबसे ज्यादा? तो चावल देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर है, बिल्कुल टॉप पर। तो पश्चिम बंगाल से ऊपर वाले इलाके में और कोई है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा चावल के मामले में जो आपको दे रखा है राज्य, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हरियाणा में चावल की उपज, सभी राज्यों में चावल की उपज का कितना भाग है? अब मुझे इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मुझे कुछ संदेह सा प्रतीत हो रहा है, और मेरा संदेह जो है, जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए इसमें 1/8 और 1/12 और 1/4 और 1/6 दिया गया। तो ये 4 आप लोग को विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। हरियाणा में चावल की उपज, सभी राज्यों में चावल की उपज का कितना भाग है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हरियाणा, सबसे पहले चलते हैं हरियाणा में। तो ये आपका हरियाणा दे रखा है, जहाँ पर चावल की उपज को अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये आप लोग को यहाँ पर 2 दिख जाएगा। चावल की जो उपज है आप लोग को 2 दिख जाएगा। और बाकी सभी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो ये आप लोग का देखिए 7 नंबर दे रखा है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, इस चावल को यहाँ पर देखें तो ये 8 दे रखा है। यहाँ पर आप लोग का देखिए चावल की अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, तो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए 4 नंबर तो होगा नहीं, 4 नंबर 4 ही है, टेढ़ा लाइन खिंच रहा है। तो ये 4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा नीचे है आप लोग का इस तरीके से।
तो ये मेरा हो सकता है 3 नंबर हो जाए, और ये जो आपको 2 दे रखा है तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 9 8 17 7 7 14 24 हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल आप लोग को चावल दे रखा है 24, जिसमें हरियाणा का है दोस्तों 2 चावल। तो ये कितना भाग है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/12 आ रहा है मेरा। तो हरियाणा का जो भाग है वो कितना हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/12 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर 1/12 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनता है साथियों, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर चावल और गेहूं दोनों की टोटल जो उपज है वो सबसे कम है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका एकमात्र राज्य आप लोग को दिख जाएगा, जो कि चित्र में देखने से आपको दिख रहा होगा, चावल भी सबसे कम है, गेहूं भी सबसे कम है, और ऐसा आप लोग का देखिए महाराष्ट्र में दिख रहा होगा आप लोग को। तो आपका यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 क्वेश्चन का सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना है, 5 मिलियन टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उपज वाला जो प्रदेश है ये कौन सा है, देखिए आप लोग, सबसे ऊपर गेहूं आपका उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है, इससे ऊपर कोई है नहीं। और कितना दिखा रहा है आप लोग का, 16 दिखा रहा है, 16 ठीक ना मिलियन। यहां पर आपको देखा 10 लाख टन में रखा ना, 16 लाख टन मैंने मान लिया इसको। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है गेहूं के मामले में जो आपका राज्य दिखा रहा है उपज में, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो ये था आपका पहला ग्राफ जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे लैंग्वेज के हिसाब से। अब आपके सामने आएगा दूसरा ग्राफ जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग टाइप से। तो दोस्तों 86 से लेकर 90 तक में आपको क्या करना है, तो निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करके इन प्रश्नों का जवाब दीजिए और मुझे बताइए कि क्या होगा आपका यहां से सही जवाब। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान से निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाला ब्लॉक आय है, वर्टिकल आय है, सॉरी हॉरिजेंटल आय है, और वर्टिकल आपका खर्चा है। तो ये साल दे रखे हैं और आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकंड जो ग्राफ है आप लोग का, इसका पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है आप लोग का कि 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर कितना होगा। तो 1983 का हिसाब ये है, ये इनकम हुई है 50 और खर्चा हुआ है 30, तो इसमें बचत हुई है 20 की। 1984 की बात करेंगे तो इसमें कमाई हुई है 40, खर्चा हुआ 30, तो ये आपका 10 लाभ हुआ है। तो आपको इन दोनों का लाभों का अंतर ज्ञात करना है। तो सही जवाब हो जाएगा मेरा 10 लाख रुपए। तो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर, तो 1983 और 84 में जो लाभ है, तो इन दोनों का मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों का मेरा डिफरेंस आ रहा है 10 लाख रुपए। ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से ज्यादा रही है। तो आपको पहले औसत आय निकालनी पड़ेगी कि औसत आय है कितनी। तो दोस्तों इनकम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आय है, इसकी आय 30 है, इसकी आय 50 है, इसकी आय 40 है, इसकी आय 60 है, और इस साल की आय भी 60 है। तो 30 50 40 60 60 60 60 120 और 120 और 40 160 70 80 90 240 हो जाएगा। तो टोटल इनकम 240 हो गई 1 2 3 4 5 सालों की। हमें 5 सालों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 5 चौक 20 5 अट्ठे 40 48 है। तो मेरा एवरेज 48 आ गया। तो हमसे दोस्तों क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि जो औसत है औसत वो आय से अधिक रहा है। तो उन वर्षों की संख्या कितनी है, ऐसे कौन कौन से साल हैं जो हमारी आय दिए गए वर्षों की औसत आय से ज्यादा है। तो 48 से ज्यादा कौन कौन है, ये तो आपका है नहीं 30 वाला, ये भी नहीं है, लेकिन एक है 50, एक है 60, एक है 60। तो एक 1983 हो गया, एक 85 है, और एक आप लोग का 86 है। तो 3 साल मुझे ऐसे दिख रहे हैं, 83 85 और 86। 83 85 और 86
जिनकी आय 48 लाख रुपए से ज़्यादा रही है, जिनकी जो इनकम है 48 लाख से ज़्यादा है, तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 3 आपके साल ऐसे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुचित अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय, ठीक ना, तथा औसत लाभ ये आपको निकालना है। तो आय तो मेरी 48 है, अनुपात लाभ कितना है ये देखना है मुझे, लाभ कितना है। तो पहले लाभ को भी जोड़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर जैसे 30 कमाया, 20 खर्च किया, यहां का 10 आ गया आय, और यहाँ की बचत 10 आ गई, जो लाभ है वो 10 आ गया। 50 कमाया, 30 खर्च कर दिया, तो यहाँ पर हमारी बचत हुई है 20 रुपए की। 40 कमाया, 30 खर्च कर दिया, बचत हुई 10 रुपए की। 60 कमाया, 40 खर्च कर दिया, तो 20 रुपए की बचत हुई। यहाँ पर 60 कमाया और ये कितना है आपका 35 खर्च कर दिया, तो 60 कमाया 35 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25, तो ये 25 रुपया की बचत हो गई। तो आपका जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक ना, 85, तो 85/5, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर बचत का मेरा औसत आ गया है 17। तो दोस्तों इनकम का औसत है 48 और बचत का रेशियो आ गया 17, तो यही हमसे पूछ रहा है। तो सभी वर्षों का मिलाकर औसत आय है 48 और औसत लाभ है मेरा 17। राइट आंसर हो जाएगा 48/17। देखा कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो जिन दोस्तों का भी आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन दे रखा है और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैं आज आप लोग के साथ 1 बाय 1 करके आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है, अगर ये सेशन आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और मिलकर आप सभी लोग जो है अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो अपनी क्लास को सभी लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो 1982 की तुलना में 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आप लोग को बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। तो 1982 की तुलना में 1986 के लाभ में कितने की वृद्धि हुई है? तो 82 से 86 की तुलना, 82 और 86 याद रखिए। तो इन सबको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये है 82 और ये है 86। तो 82 का लाभ हो रहा है 30, 20, 10 लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। और 86 में लाभ हो रहा है, ये 60 है और ये 35 है, तो यहाँ 25 का लाभ हो रहा है। तो 10 से जो 25 हो रहा है तो वृद्धि कितने की हो रही है? तो वृद्धि हो रही है 15 की। 10 से चेक करना है, 100 से मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो प्रतिशत ज्ञात कर लिया 150%। तो 1982 से 1986 में जो आपकी वृद्धि देखने को मिली है 10 से 25, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 150% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 150%। लगा लेंगे ना दोस्तों? अब आगे तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही आगे आपको ग्राफ दिए जाएंगे, टेबल दिए जाएंगी, तो उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने, जैसे 1982 से 86 तक की कुल व्यय निकालना है तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में टेबल भी आएंगी। आपके एग्जाम में देखिए 2 टेबल आएंगी जिनसे आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे। बहुत मुश्किल नहीं आएगा, लगभग आप लोग का अगर नॉर्मल रहेगा लेवल या फिर आपका लेवल मीडियम लेवल रहेगा, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं कुछ आप लोग को टेबल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जिसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। तो 2 टेबल आप लोग के होमवर्क के लिए हैं। तो आज मैंने आपके लिए पूरे 100 क्वेश्चन लिए थे, 90 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं और मैं 2 टेबल आपको दे रहा हूं जिसका आपको सोल्यूशन जो है करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा, क्लास आज की आपको पसंद आई होगी। तो काफी लंबी क्लास हो गई है, इसलिए अब मैं 2 टेबल आपको घर से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जो PDF फाइल है, ये जो पेपर जो मैंने पूरा तैयार किया है आपके लिए, तो पेपर अगर आपको अच्छा लगा हो तो PDF फाइल जो इसकी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
तो आप सभी लोग इसकी पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। हम होगी आप लोगों से मुलाकात आपकी अगली क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।